फ्रेंड्स, वाष्प दाब वाला टॉपिक पढ़ रहे थे अपन हिंदी मीडियम की सीरीज़ के अंदर। वाष्प दाब को आपने दो विलियन के अंदर डिवाइड करके, यानी कि आपके पास दो टाइप के विलियन थे। एक तो द्रव विलियन था और जो सेकंड आपके पास है वो क्या है, ठोस द्रव विलियन है। तो द्रव विलियन का वाष्प दाब आप कैलकुलेट कर चुके हो। उसकी जो लास्ट इक्वेशन थी वो PS इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी इक्वेशन आई थी। बाद में आपने एक बार एक्स ए की वैल्यू रखी, एक बार एक्स बी की वैल्यू रखी और नई इक्वेशन आपने डिज़ाइन कर ली। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, और ये क्या है आपके पास, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। यानी कि आपके पास क्या है, ये ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। यानी कि आपके पास ये जो ठोस पदार्थ रहेगा ये क्या रहेगा, आपके पास सोल्यूट रहेगा, यानी कि विलेय रहेगा। और ये क्या है आपके पास, विलायक है। क्लियर। तो देखिए पहले तो अपन इसकी चर्चा करेंगे कि इसके अंदर इस टाइप के विलयन में क्या स्पेशल होने वाला है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ठोस है आपका जो सोल्यूट है, यानी कि उसकी क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। वाष्प नहीं बनेगी तो ऐसा एक विलयन जिसके अंदर ठोस द्रव कंपोनेंट है, सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट है, इस विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा केवल और केवल किसकी वजह से होगा, विलायक की वजह से होगा। विलायक का ही क्या बनेगा, वेपर बनेगी। विलायक के कारण ही इस विलयन की क्या निकलेगी, वाष्प दाब, और उसी की वजह से क्या होगा, आपके पास वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इस विलयन का। चलो इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने केवल और केवल किसको लिया है, विलायक को ही लिया है। किसको लिया है, विलायक को लिया है। और सपोज ये क्या है आपके पास, H2 है। क्लियर। और इसको आप क्या कर रहे हो, गरम कर रहे हैं। गरम करेंगे तो देखो यहाँ से कुछ वेपर जाएगी ऊपर की तरफ, और यही वेपर वापस आकर के क्या लगाएगी, नीचे वेपर प्रेशर लगाएगी। माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विलायक के कितने अणु उपस्थित है, 100 मोल उपस्थित है। क्लियर। क्या कह रहे हैं अपन, या 100 मोलिक्यूल मान लो आप। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्योर सोलवेंट है। क्लियर। हमने क्या किया, प्योर सोलवेंट को गर्म किया तो इसकी वेपर बनी। इस वेपर ने वापस आकर के इसकी इस द्रव की सतह पर, विलायक की सतह पर एक दाब उत्पन्न किया। वो क्या कहलाता है आपका, वेपर प्रेशर कहलाता है। माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अणु हैं विलायक के, 100 अणु हैं। यानी कि 100 अणु ऊपर गए होंगे और इन 100 अणुओं ने वापस आकर के क्या किया, यहाँ पर एक दाब लगाया होगा, जिसको क्या नाम दिया आपने, वाष्प दाब। अब देखिए आपने क्या किया, विलायक आपके पास वही है। क्लियर। विलायक आपके पास यही है, लेकिन अब की बार आपने इसके अंदर क्या विलय कर दिया है, ठोस पदार्थ भी विलय कर दिया है। क्या विलय कर दिया है, ठोस पदार्थ। यानी कि ये क्या है, अवाष्पशील है। क्लियर। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये तो कंप्लीटली तो क्या था, ये विलायक था इसके अंदर। क्लियर। अब जगह जगह पर क्या होंगे, इस ठोस के पार्टिकल भी होंगे। कुछ ठोस के पार्टिकल कहाँ पर भी आएंगे, इस सतह पर भी आएंगे। तो देखो इस विलायक की, जब अब ये आपके पास क्या बन चुका है, ये आपके पास विलयन बन चुका है। और कैसा विलयन है ये, इसमें एक तो ठोस पदार्थ है और आपका ये जो सॉल्वेंट आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिया था वो का वही विलायक आपने यहाँ पर लिया है। क्लियर। अब क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे किसके, सोलवेंट के, जिनकी क्या बनी थी, वेपर बनी थी। उन्होंने फिर क्या लगाया आकर के, वाष्प दाब लगाया। इस वाले केस में मैं बात करूं तो कुछ पार्टिकल किसके आ चुके हैं, सॉलिड के आ चुके हैं, और इस ठोस की क्या नहीं बनेगी, यहाँ पर वाष्प दाब नहीं बनेगी। यानी कि ठोस की वाष्प नहीं बन रही है तो ठोस के पार्टिकल वाष्प दाब क्रिएशन के अंदर वाष्प दाब उत्पन्न करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। माना कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि 90 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, H2O, 90 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, H2O के, यानी कि किसके, विलायक के, और प्लस 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, आपके विलय के हैं। जो विलय कैसा था, ठोस था, यानी कि इनकी क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी, और ये वाष्प दाब क्रिएशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल जा रहे थे विलियन की सतह छोड़कर, 100 मॉलिक्यूल जा रहे थे, लेकिन यहाँ कितने जाएंगे, यहाँ 90 मॉलिक्यूल ही जाएंगे। यानी कि एक ऐसा विलियन जिसमें ठोस विलेय है और विलायक है, क्लियर, इस विलयन का वाष्प दाब निकालोगे आप तो वो किसकी वजह से आएगा, केवल और केवल विलायक की वजह से आएगा। और ये जो ठोस पदार्थ है ये जगह जगह पर वितरित हो रखा है, तो थोड़े बहुत पार्टिकल इसके कहाँ पे आएंगे, इस सतह पर भी आएंगे। अब ठोस के पार्टिकल तो वाष्प दाब क्रिएशन के अंदर भाग नहीं लेंगे, बचे हुए हमने ये मान के चले हैं कि 90 मॉलिक्यूल ही है H2O के, तो ये 90 मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे और वापस आकर के क्या लगाएंगे, वाष्प दाब लगाएंगे। यानी कि विलयन की सतह पर वाष्प दाब कितने मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया है, H2O के 90 मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया है। आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये तो क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। आपके पास किसका वाष्प दाब ज़्यादा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारे पास ज़्यादा है, जबकि विलयन का वाष्प दाब क्या आया है, कम आया। किस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब कम आया है, एक ऐसे विलयन जिसमें क्या था, ठोस पदार्थ विलेय के रूप में उपस्थित था। तो यहाँ जो प्रोसेस हुई है, कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ध्यान से समझिए, क्या आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, माना कि यहाँ से लेकर इस सतह के कितने मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल सतह छोड़कर ऊपर की तरफ गए, वापस आकर के वाष्प दाब लगाया। यानी कि शुद्ध विलायक में वाष्प दाब कितने मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है, 100 मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है। फिर आपने क्या किया, हमने ये किया कि इसके अंदर अवाष्पशील ठोस मिला दिया। इस ठोस की क्या नहीं मिलेगी, क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। और ये ठोस पदार्थ जगह जगह पर वितरित है, तो इसके कुछ पार्टिकल किधर की तरफ भी आएंगे, इस सतह पर भी आएंगे, जो अब उनकी क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। यानी कि इस सतह पर पहले कितने मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे, अब कितने हैं, 90 मॉलिक्यूल ही है। तो ये वाष्प दाब कितने मॉलिक्यूल की वजह से लगाया जा रहा है, 90 मॉलिक्यूल की वजह से लगाया जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और एक ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस विलेय उपस्थित होता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अब इसको आप डिफाइन करो, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ये पॉइंट बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल करके हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर सब कुछ किससे रिलेटेड होगा, इस वाष्प दाब अवनमन से रिलेटेड ही होगा। देखिए डेफिनेशन तो क्या थी अपनी, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन क्यों हुआ, देखो उसका रीजन, सीधी सी बात यह है कि वाष्प दाब में अवनमन इसलिए हुआ क्योंकि विलयन की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। क्योंकि यहाँ जो वाष्प दाब उत्पन्न होने वाला था वो किसकी वजह से होने वाला था, विलय की वजह से होने वाला था। अब इसको डिफाइन करें, इसके रीजन को, यदि तो मैं क्या कहूँगा, चूंकि विलयन की सतह पर विलेय व विलायक, चूंकि विलयन की सतह पर विलेय व विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, अतः विलयन का विलायक की सतह से घिरा क्षेत्रफल कम हो जाता है। भाई पहले 100 मॉलिक्यूल थे, अब कितने हो गए, 90 हो गए। तो मैं क्या कहूँगा, अतः विलयन की सतह अतः विलयन का विलायक की सतह से घिरा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः विलयन की सतह छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखो वाष्प दाब में अवनमन क्या है, वाष्प दाब में अवनमन यह है कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन क्यों हुआ, क्योंकि विलयन का विलायक की सतह से घिरा क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। विलयन की सतह छोड़कर जाने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर। तो ये बात हो गई किसकी, वाष्प दाब में अवनमन की।
और वाष्प दाब में अवनमन के कारण की। अब इसका आपको क्या करना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ड्राइव करना है। इसको अपन डिफाइन कर देते हैं। हालांकि पीडीएफ में आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। तो देखो आपके पास जो विलयन है वो कैसा है, उसके अंदर अवाष्पशील ठोस है एक तो, और दूसरा क्या है, शुद्ध वाष्पशील विलायक है। शुद्ध वाष्पशील विलायक है। क्लियर? क्या कह रहे हैं अपन, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा पी से। क्लियर? वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। माना कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे माना है, पी नोट से माना है, अपन ने एज्यूम किया है। देखो अपनी डेफिनेशन ये थी कि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। किसकी तुलना में, शुद्ध वाष्पशील विलायक की तुलना में। कब, जब उस विलायक में क्या मिलाया जाएगा, अवाष्पशील ठोस विलय। तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब कम है और विलायक का वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा है। तो आप अवनमन निकालोगे, यानी कि डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कितना है, पीएस है। क्लियर? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास, यदि मेरे को ये कहे कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो माइनस पी एस। ये तो क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। और पी नोट क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब है। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। और पी नोट क्या था, ज़्यादा था शुद्ध विलय का वाष्प दाब, और पी एस विलयन का वाष्प दाब था, जो कि क्या था, कम था। अब इसका क्या करेंगे अपन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डराइव करेंगे। क्लियर? ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस। अब देखिए इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डराइव करें तो एक तो ए जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, ठोस है। ठीक है? और ये कैसा है, अवाष्पशील है, यानी कि इसकी क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। दूसरा आपके पास क्या है, शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक। ठीक है? तो देखो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें क्या, आंशिक वाष्प दाब। क्या चाहिए, आंशिक वाष्प दाब। एक क्या चाहिए अपने को, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब चाहिए अपने को, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और एक क्या चाहिए आपको, मोल भिन्न चाहिए। क्या चाहिए, मोल भिन्न। तो देखो ठोस अवस्था में वाष्प दाब कितना, पी डैश ए माना, लेकिन कितना है वो, जीरो है, क्योंकि ठोस पदार्थ है, इसका वेपर नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नोट ए भी कितना होगा, जीरो होगा। एक्स ए मोल भिन्न कितनी है इसकी, एक्स ए, जो कि क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने यदि इस ठोस पदार्थ की इसको जीरो कर दिया मोल भिन्न को, तो वो फिर इसका मतलब ये है कि विलयन के अंदर वो है ही नहीं। नेक्स्ट ये कितना है आपके पास, पी डैश बी है, ये कितना होगा, पी नोट बी होगा, और ये क्या होगा आपके पास, एक्स बी होगा। क्लियर? हमें क्या चाहिए, इस विलयन का वाष्प दाब चाहिए। इस विलयन का मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस विलय प्लस शुद्ध विलायक है। तो विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालते हो आप, पी डैश ए प्लस पी डैश बी, डाल्टन के नियम के अनुसार। अब देखो पी एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ पी डैश बी लिखूंगा। क्यों, पी डैश है तो कितना है, जीरो है। क्लियर? अब पी एस इज इक्वल टू आपको पी डैश बी की जगह पर क्या लिखना है, पी डैश बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। और राउल्ट का नियम अपन ने पढ़ रखा है, तो राउल्ट ला क्या कहता है अपने को, राउल्ट ला कहता है कि आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोल भिन्न, यानी कि पी डैश समानुपाती एक्स और पी डैश इज इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक यूज करेंगे अपन। पी नोट जो अवयव का शुद्ध अवस्था में
वाष्प दाब है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पी नोट बी एक्स भी लिख सकता हूँ। क्लियर। एक्स बी को क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो किससे, 1 माइनस एक्स ए से। ये आपने किससे किया है, फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। क्लियर। और मैं इसको लिख सकता हूँ पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। और मैं चूंकि मैं जानता हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। किसी विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है, 1 होती है। सोल्व करो इसको, तो ये हो गया पी एस। देखो एक अपन क्या कर रहे हैं, पी नोट बी की जगह पर क्या लिख रहे हैं, पी नोट ही लिख रहे हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास ए और बी का तो लफड़ा ही खत्म हो चुका है। जब हम किसकी बात करें, वेपर प्रेशर की बात करें, वाष्प दाब की बात करें। क्यों, इसकी वजह से तो वाष्प दाब आया ही नहीं है। एक ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस विलय व शुद्ध वाष्पशील विलायक है, इस प्रकार के विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसकी वजह से होता है, विलायक की वजह से ही होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नोट बी इज इक्वल टू पी नोट, और पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्लियर। तो पी नोट बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी नोट ही लिख दिया। और ये हो गया 1 माइनस एक्स है। इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, पी एस पी नोट माइनस पी नोट एक्स ए आया। क्लियर। देखो ये तो क्या है आपके पास, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है आपके पास, विलयन का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। यदि अपन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब माइनस कर दे तो क्या जाएगा आपके पास, वाष्प दाब में अवनमन। तो देखो इस पी एस को तो मैं इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, पी नोट एक्स को इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बोलो, पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। भाई पी नोट अपनी जगह पे था, पी एस को इधर ले गया और पी नोट एक्स को इधर ले आया। देखो ये क्या है आपके पास, वाष्प दाब में अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। मैं आपसे ये पूछूं कि वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होता है, तो आप मेरे को क्या कहोगे, वाष्प दाब में अवनमन शुद्ध विलय के वाष्प दाब व विलय की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। अब इसको यहाँ से मैं ये लिख दूँ आपके लिए कि पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी। और ये क्या है, क्या बोलोगे आप इसको, वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। इसको और आगे सोल्व करें तो अपन ये हो गया पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। ध्यान देना इधर की तरफ, ये वाला जो अमाउंट है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्या है आपके पास, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, और x ये क्या है, विलय की मोल भिन्न है। ये जो x है ये क्या है, विलय की मोल भिन्न है। क्या है, विलय की मोल भिन्न। तो जरा आप इसको रीड आउट करके बताइए ये क्या है। तो देखिए अपन करते हैं, क्या है ये, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये क्या है, ये भी एक क्या है, राउल्स लॉ है। ये भी क्या है, एक राउल्स लॉ है। लेकिन किन के लिए है ये राउल्स लॉ, ये है अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। एक तो आपने राउल्स लॉ पढ़ा था, आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोल भिन्न, उसको कॉमन अपन सभी सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं जिनके अंदर द्रव ऐसे मान लो कि द्रव विलयन के लिए यूज किया गया था कि आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल भिन्न के। और ये राउल्स लॉ का एक अदर स्टेटमेंट है, वो क्या है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर। तो ये आपके पास डेरिवेशन था किसके लिए, ऐसे विलयन जिनमें क्या प्रेजेंट है, अवाष्पशील विलय प्रेजेंट है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, एक बार राउल्स लॉ को अपन दोबारा रिमाइंड करेंगे कि राउल्स लॉ आपके पास क्या था। अब जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए राउल्स लॉ के, एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकता है और क्या पूछेगा। देखो, राउल्स लॉ की अपन बात करें तो राउल्स लॉ को एक तो पढ़ाया आपने किसके लिए, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। किसके लिए पढ़ा है, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, ठीक है। और एक पढ़ा है आपने किसके लिए, सेकंड, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, क्लियर। तो जो स्टेटमेंट आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं स्टेटमेंट की अपन बात करते हैं। देखो, इसमें तो क्या पढ़ा था आपने, आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोल भिन्न, यही तो पढ़ा था कि आंशिक वाष्प दाब है वो समानुपाती है किसके, मोल भिन्न के। यानी कि पी डैश समानुपाती है किसके, एक्स के, और पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट एक्स, ये हो जाएगा। अब ए कंपोनेंट की बात करेंगे तो दोनों तरफ पी डैश ए और एक्स ए लगा देंगे, और बी कंपोनेंट की बात करेंगे तो पी डैश बी और एक्स बी लगा देंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, क्लियर। तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट क्या आया था, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यही था आपका स्टेटमेंट। अब इसमें आपके पास इक्वेशन थी, वो क्या थी, पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए, ये था। और साथ में देखो आपको बताना पड़ेगा, मैं एग्जामिनर को यहाँ पे यदि ये स्टेटमेंट पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि पी नोट क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, पी नोट आई गया, एक्स ए क्या है, विलय की मोल भिन्न है, क्लियर। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा कहे कि डिफाइन द राउल्स लॉ, कि राउल्स लॉ को परिभाषित कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही लिखना है, क्लियर। एग्जामिनर आपको ऐसा कहे कि राउल्स लॉ को परिभाषित कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा वाला लिखना है, द्रव विलयन का वाष्प दाब या वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए जो नियम आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोल भिन्न, ये लिखना है। एग्जामिनर यदि चला के कह दे आपको क्या कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम लिखे, तो आपको इसका जिक्र करना है, अदरवाइज इसका जिक्र नहीं करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट एक अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, सिद्ध करो कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ये सिद्ध करो कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको आप मतलब बोर्ड की मान लो कि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपको किस तरह से डिजाइन करना है आंसर। तो देखिए, मतलब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन की बात नहीं है, किसकी बात है, सिर्फ वाष्प दाब में अवनमन की बात है, वो विलय की मोल भिन्न एक्स ए के समानुपाती होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्स के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये अपन जानते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे फिर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स से। एग्जामिनर को सारी चीज़ बताएंगे अपन कि पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। पी नोट तो क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, पी एस आपके पास है विलयन का वाष्प दाब है। और पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। क्लियर। और आपके पास पी नोट पी एस अपॉन पी नोट क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्लियर। एक्स ए क्या है आपके पास, एक्स ए भी बता दोगे कि एक्स ए क्या है, विलय की मोल भिन्न है। क्लियर। यानी कि इस इक्वेशन को मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं। और मैं ऐसा कहूँ आपको कि पी नोट क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। क्यों, आप देख लो राउल्स लॉ के अंदर आपने क्या कहा था, पी नोट समानुपाती एक्स, पी नोट समानुपाती एक्स, यानी कि आंशिक वाष्प दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। फिर आपने क्या किया, पी नोट इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए लिख दिया। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन से आप इधर आए हो, इसका मतलब इस इक्वेशन से बैक वाला रास्ता वो है कि नहीं। तो ये पी नोट क्या है, यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी समानुपाती एक्स ए। और ये डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी आपके पास क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। और एक्स ए क्या है आपके पास, विलय की मोल भिन्न है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अतः सिद्ध होता है कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जबकि ये स्टेट देखो, आप इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में बढ़िया से फर्क कर लीजिए। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट तो क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, जो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, विलय की मोल भिन्न के। और आपको कोई ये कहे कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती क्यों हुआ, तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना है। आप क्या लिखोगे, शुरुआत कर देना, मतलब जिसे एक रास्ता मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखो यही स्टेटमेंट था आपेक्षिक अवनमन का। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। अब यहाँ से आपको क्या करोगे, एग्जामिनर को सारी चीज़ बताओगे आप कि पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नोट माइनस पी एस को क्या बोलते हो, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। और ये जो होल मतलब ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो किस नाम जाना जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक्स ए क्या है, विलय की मोल भिन्न है। फिर पी नोट माइनस पी एस को मैंने चेंज कर लिया किसके अंदर, डेल्टा पी के अंदर। नीचे क्या रह गया, पी नोट रह गया। पी नोट को मैं इधर की तरफ ले गया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। हमने इसको चेक किया
तो हम राउल्स लॉ के अंदर गए, आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोलबिन, वहां से पता चला P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपके पास हम यहाँ कांस्टेंट काम में लेंगे, जो कि क्या है, अवयव का शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब है, यानी कि P नोट क्या है, एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो इस कांस्टेंट को उठाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। डेल्टा P क्या है, अवयव का, डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, x है क्या है, विलेय की मोलबिन। क्लियर? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है, जबकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P नोट माइनस PS अपॉन P नोट x एक के इक्वल होता है, और वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है। यहाँ पर वाष्प दाब वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें दोनों टाइप के जो विलयन थे उनके वाष्प दाब को कैलकुलेट कर लिया है। यदि वाष्प दाब में अवनमन वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आगे सारी दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप इस टॉपिक को बढ़िया से रिमाइंड कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पूछिए, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम आगे चल करके, वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।